31वीं जयंती समारोह में सर्वप्रथम भारत सहित पूरे विश्व को समानता के धागे में पिरोने वाले भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए द सिंबल ऑफ नॉलेज 14 भाषाओं के ज्ञाता 44 डिग्रियों के धारक बहुजन सहित भारत के अन्य दबे कुचले लोगों के भाग्य विधाता सबको समानता की स्थिति में बनाने वाले भारत के इकोनॉमिकल व्यवस्था को बनाने के लिए आरबीआई जैसे संस्था को देने वाले मान्यवर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए दबे कुचले शोषित समाज के जो लोग शिक्षा से वंचित थे उन्हें शिक्षा का मार्ग देने वाले महामानव ज्योतिबा फुले के चरणों में नमन करते हुए महिलाओं को प्रताड़ना से दूर करने के लिए उन्हें शिक्षा दिलाने के लिए मनुवाद की विभिन्न प्रताड़नाओं को सहते हुए नारियों को शिक्षा का मार्ग देने वाली माता रामाबाई सावित्रीबाई फुले के चरणों में नमन करते हुए जुलूसवा में आए सोचले रहने लेकिन हमार साथी गांव जी आ जाता रहा कहीं से ना इस सभा में उपस्थित ले खातिर मार डॉक्टर माना को देले मुख्य अतिथि फेसबुक चलावे नहीं एवं वरिष्ठ फेसबुक पर देखे में जो प्रवक्ता गणों का साधुवाद देते हुए पुलवा तो वही जन पूरे एरिया से मौसम मैं अपनी बातों को आप सब के बीच साझा करना चाहता हूँ। ये पैरागुड़ से लेके मुझसे पूर्व के प्रवक्ताओं ने जुलूस हो ही जावे बाबा साहब के जीवनी पर प्रकाश डाला, इनकी विशेषताओं से आप सबों को अवगत कराया। बाबा साहब की विशेषता सूर्य को दीपक दिखाने की, इनकी विशेषता अगर चलती रहे तो मुझे लगता है 365 दिन कम पड़ जाएंगे। इसलिए मैं विलंब ना करते हुए जो मूल सामाजिक गतिविधियों की जरूरत है हमारे समाज के अंदर, उस पर बात करना चाहूंगा। आज इस समारोह की उपस्थिति शायद यहाँ के लोगों की अज्ञानता नहीं, यहाँ का दुर्भाग्य कहा जा सकता है। इसलिए दुर्भाग्य कहा जा सकता है कि जो आज इस समारोह में नहीं है वो अज्ञानता पूर्वक यह समझता है कि यह हमारे योग्य समारोह नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, जो देश हित में सोचते हैं, जो जन कल्याण में सोचते हैं, वो यहीं से अपने सोच को विकसित कर सकते हैं, इस समारोह से ही विकसित कर सकते हैं। यही एक मंच है जो किसी भी व्यक्ति को अंतर्मुख से बहिर्मुख की ओर ले जाने का काम करता है। साथियों, विशेष रूप से मैं आज के युवा पीढ़ी से दुखी हूं कि वो अपने जिम्मेवारियों को समझने में असमर्थ है। वे आज भी अपने गार्जियन, अपने समाज पर भीड़ बन के जी रहे। उनको मेरा एक संदेश होगा कि दोस्तों वो वक्त उनका था, दोस्तों वो वक्त उनका था, अब वक्त बदलनी चाहिए। वो वक्त उनका था, अब वक्त बदलनी चाहिए।
तेरे सीने में या मेरे सीने में ये परिवर्तन की आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। हम और हमारे समाज के लोग जिस विचारधारा को बनाकर जी रहे हैं, मेरा मानना है कि इस देश में वैसे आइडियोलॉजी पैदा हुए, ऐसे विचारधाराएं आई, ऐसे लोग आए कि 3 परमाणु हमले, 2 परमाणु हमले के बाद जापान आज विकसित देशों में गिना जाता है, हमारा भारत भी आज विकसित होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास समानता की व्यवस्था नहीं है। मुझे कुछ लोग बताते हैं कि संविधान को पहले छपने की, पब्लिश करने की आजादी नहीं थी। ये शायद दुर्भाग्य था अपने देश का, लेकिन आज है। मुझे फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से देखने को मिला है, हाल ही में किसी लड़के का पोस्ट था, किसी व्यक्ति का, जिसमें संविधान की और बाबा साहब की कड़ी निर्देशना की गई थी। मैं बताना चाहूंगा, मेरे दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, जो लोग संविधान को केवल SC/ST का फेवरेबल बुक मानते हैं, वो अज्ञानी है। वे देश हित की चिंता नहीं करते हैं। आज किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई अत्याचार करे, कोई जाति से मतलब नहीं है, तो संविधान उसकी रक्षा करता है, उसका हक दिलाता है। साथ ही मैं बताना चाहूंगा, कुछ लोगों को लगता है कि संविधान केवल आरक्षण की व्यवस्था देता है, संविधान केवल आरक्षण की व्यवस्था देता है। मैं बता दूं कि आरक्षण की व्यवस्था आज से नहीं, मनुवाद से चली आ रही है। सबसे बड़ा आरक्षण हमने देखा है मित्रों, सबसे बड़ा आरक्षण हमने देखा है ब्राह्मणवाद में। एक ब्राह्मण का लड़का, उसको ज्ञान नहीं है, तो बेशक हो सकता है कि हनुमान चालीसा से कहीं विवाह करा देता होगा, तिलक चढ़वा देता होगा, लेकिन आरक्षण वहां है कि वही आदमी जिसको मंत्रों का ज्ञान नहीं है, लेकिन आरक्षण इसलिए है कि वह एक ब्राह्मण का पुत्र है, वह शादी करवाएगा। ये आरक्षण है। लोग कहते हैं कि SC/ST को आरक्षण है, कहाँ आरक्षण है, दिखाओ। हर पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी तय होती है। इस पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है, इंटर होना जरूरी है। बताओ मुझे कि कौन से SC/ST के लड़कों को बिना डिग्री का उस पोस्ट पर नौकरी दिया गया है? इसके पास डिग्री होगी तभी उसे नौकरी मिलती है। ये आरक्षण जातिवाद के बेस पर बनाया गया था। आज तुम जातिवाद खत्म करो, आरक्षण खत्म हो जाएगा। तैयार हो? नहीं। तो जब तुम जातिवाद को खत्म नहीं करोगे, जो आरक्षण का बेसमेंट था, तो फिर आरक्षण के पीछे क्यों पड़े हो? इसलिए मैं आरक्षण विरोधियों को, संविधान विरोधियों को बताना चाहूंगा कि हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। बाबा साहब अमर है, आरक्षण और संविधान अधिकार हमारा है, अधिकार हमारा। साथियों, नेता लोग के कमजोरी है पहले के, अब एकरा बाद अभी तक हमारे समाज की युवा पीढ़ी मुझे बुजुर्गों से या अशिक्षित लोगों से कोई सवाल नहीं होता, कोई, मैं उनके प्रति कोई दुख व्यक्त नहीं करता हूं कि उन्होंने हमारी स्थिति को ठीक नहीं किया। रघुआ न मराई तो अब रघुआ नहीं बोले। लेकिन मैं युवा पीढ़ी और शिक्षित पीढ़ी से अत्यंत दुखी रहता हूँ कि वे कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ,
वो कहते हैं कि मेरे पास आर्थिक व्यवस्था ठीक है, मेरे पास 20,000 का मोबाइल फोन है, मेरे पास गाड़ी है। तुम्हारी आर्थिक अवस्था ठीक है, तुम्हारे पास शिक्षा है, तो तुम्हारे समाज, तुम्हारे परिवार में बदलाव क्यों नहीं है? क्या तुम चौक चौराहे पर पुल पुलिया पर बैठकर आती जाती बहन बेटियों को तारते हो, कमेंट करते हो? क्यों तुम्हारे समाज में हो रही कुरीतियों को कंट्रोल नहीं करते हो? तुम्हारी शिक्षा का प्रभाव कहाँ है? क्यों तूने ये शिक्षा हासिल की है? शादी करने के लिए? तो मेरा सवाल हमेशा युवा पीढ़ी से रहता है कि वे अपने जिम्मेवारियों को समझे। मैं जानता हूं मान्यवर, मैं जानता हूं कि मन चंचल है, भटका है, मन चंचल है, भटका है, उसे समझाना होगा। मन चंचल है, भटका है, उसे समझाना होगा। अरे छोड़ तो झुक कर जीना यारो, अरे छोड़ तो झुक कर जीना यारो। अब ना कोई गिला और ना कोई बहाना होगा। अगर जीना चाहते हो तुम शान से, बच्चों को अगर जीना चाहते हो तुम शान से, तो तुम्हें बाबा साहब के शरण में आना होगा, तुम्हें बाबा साहब के शरण में आना होगा। एकमात्र यही महामानव तुम्हारी स्थिति को सुधार सकता है। एक इन्हीं की विचारों से तुम अपनी स्थितियों, अपने समाज की व्यवस्था को बदल सकते हो। दूसरा कोई मार्ग नहीं है तुम्हें बदलने का। जातिवाद पर पूर्व के प्रवक्ताओं ने विशेष प्रकाश डाला। सच्चाई है, अगर भारत के विकास की गति धीमी है तो इसका मूल कारण जातिवाद है। जातिवाद एक ऐसी चट्टान है जो टैलेंट को आगे आने नहीं देती, उसे दफन करने, उसे ठुकरा कर वापस करने पर मजबूर करती है। तो जातिवाद की जो बेरिया है उसे तोड़ना पहला और अहम काम होगा। जब तक जातिवाद की व्यवस्था बनी रहती है, इस देश का सर्वांगीण विकास कदापि संभव नहीं है। विशेष दुख में शनिवार ओबीसी वालों से जातिवाद पर रंज रहता हूं कि वे स्वयं को पूरा पिहारपुर पंचायत में रखता तो सारा पैसा के वितरण नहीं से बोल इस सिस्टम से अलग मानते हैं। मुझे दुख होता है सर, क्योंकि उन्हें अपने इतिहास का ज्ञान नहीं, और जो कौम अपनी इतिहास नहीं जानता, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता, वो अपना विकास तय नहीं कर सकता। साथ में ही है। बाहर से आज ये जातिवाद की व्यवस्था बनाई गई, उसके लिए मूल 3 धाराओं का मैं विशेष बात नहीं करना चाहूंगा। 3 मुख्य काम करना होता है किसी को गुलाम बनाना हो तो। साहब, पहले उसके हिस्ट्री को मिटाना होता है, खत्म कर दो, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि वो कौन है और कहां से है। दूसरी चीज, उसके शिक्षा के स्तर को एकदम निम्न कर देना होगा। तीसरी चीज, उसकी धन संपदा को नष्ट करना या अपने फेवर में लेना होता है। सोता आदमी मजबूर होके आपका गुलाम बनेगा। गुलामी की कहानी आदरणीय चाचा भिखारी ठाकुर जी ने प्रकाश डाला था। बड़ा ही सुंदर शब्दों में उन्होंने बताया। उन्होंने सूत्र की व्याख्या की। हेलो, फिर भी जहां मुझे अपने अनुभव में कमी दिखती है, मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए आगे बढ़ूंगा। ओबीसी वाले जितने भी लोग हैं उनको लगता है कि वो शुद्ध नहीं है। इतिहास उठा के देखना,
जब आर्यों ने तीन वर्ग बनाया, 4 वर्ग बनाया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो की बात छोड़ दो वो तुम्हारे लोग नहीं है, ऐसा मानना है, इतिहास कहता है। लेकिन जो ओबीसी वाले स्वयं को वैश्य समझते हैं, मैं उन्हें बता दूं कि वैश्य वो होता है जिसके धन के कैलकुलेशन के लिए आदमी रखने की जरूरत है। एकदम हम वही हिसाब से खिंचवा देले का बातों ले। और तुम कहते हो कि हम अकेले बाजार में जाते हैं, ये कर लेते हैं, तो ऐसे नहीं। आप शूद्र हो या बात मानो और इतिहास को जानो। शूद्र की दो पार्टों में शूद्र को बांटा गया, ये लोग के पास पैसे एक टचेबल और दूसरा नॉन टचेबल, यानी छूत और अछूत। ओबीसी वालों तुम छूत हो और एससी एसटी वाले अछूत है, यही अंतर है हम में और तुम में। और गुलामी की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा कोई गुलाम रहा है तो वो छूत रहे हैं, अर्थात ओबीसी वाले रहे, क्योंकि उन्हें आजादी थी कि वो ब्राह्मणों के या स्वर्णों के घर आ जा सकते थे, उनको छू सकते थे, अर्थात वो उनकी सेवा कर सकते थे, उन्हें नहला सकते थे, उन्हें खाना दे सकते थे, उन्हें पहना सकते थे, उनके कपड़े, उनके कच्चे, उनके जांघिया वगैरह खींच सकते थे, साफ कर सकते थे। तो सबसे ज्यादा कोई गुलाम रहा है तो वो ओबीसी वाले रहे। शूद्र गुलाम कम, प्रताड़ित ज्यादा रहा है, यही सच्चाई है इतिहास की। सच्चाई को जानो। अगर आपको पिछड़ी जाति कहा जाता है तो उसके पीछे कुछ इतिहास होगा, उस इतिहास को समझो। लेकिन दुर्भाग्य है आज की युवा पीढ़ी भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाती है, कहीं फॉर्म भरती है तो दूसरों से अपना कास्ट भरवाती है कि क्या हम कौन जात में आते हैं, उसको पता नहीं हम क्या है। तो वैसे युवा पीढ़ी से हम अपने देश के विकास की उम्मीद नहीं कर सकते, उन्हें बदलने की जरूरत है और तब समाज को बदलने की जरूरत है। मैं बाबा साहब की लोग कहते हैं कि बदलना मुश्किल नहीं हो सकता, बहुत प्रयास किया, बहुत समझाया, लोग सुनते नहीं है। मैंने कहा तुमने क्या प्रयास किया, तुम तो स्वयं बदले नहीं हो, हमने तुम्हारे अंदर ही चेंज नहीं देखा तो तुम किसको चेंज करने चले हो। दूसरों में चेंज देखने के लिए पहले स्वयं के अंदर चेंज आने की जरूरत है। आपकी बात लोग तब सुनेंगे जब आप स्वयं उस विचारधारा के बाहर हो। चेंज करने के लिए आपको चेंज होना होगा और उसके लिए आपको शिक्षित होने की जरूरत है। आज अंबेडकर जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। इसका उद्देश्य मात्र आना, जुलूस या शोभा यात्रा में शामिल हो जाना, भोजन करना नहीं है, कतई इसका उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य है अवंडरों से दूर होना, क्योंकि विकास तब होता है जब अवंडर से स्वतंत्र होते हैं। तो पहला कार्य आपको शिक्षित होना होगा, संघर्षशील होना होगा और संगठित होना होगा। संगठन एक ऐसी मजबूत कड़ी है जो आदमी और उसके समाज के इतिहास को बदलने में अहम योगदान देती है। हमने देखा है बाजार में अंगूर का एक गुच्छा टंगा होता है और नीचे कुछ छुट्टे अंगूर रखे होते हैं। साहब, हाँ बोली। मैं दुकानदार से पूछा एक बार कि ऊपर वाले अंगूर की कीमत क्या है, तो 50 रुपए की, और ये नीचे वाले अंगूर की कीमत क्या है, 20 रुपए किलो। आप इस अंतर को समझ सकते हैं।
तो उस अंगूर की कीमत 50 रुपए की थी और नीचे वाले अंगूर की कीमत 20 रुपए की थी। संगठित है। साहब ऊपर वाला अंगूर गुच्छे में था, एकत्रित था, इसलिए उसकी कीमत 50 रुपए थी और नीचे जो अंगूर था वो बिखरा था, इसलिए उसकी कीमत 20 रुपए थी। तो तुम्हें एकत्र होना होगा। और मैं समाज के जो सबसे शिक्षित व्यक्ति होते हैं, जो अपने को समझदार समझते हैं, अपने को सफल समझते हैं, अपने को धनी समझते हैं, मैं उनको जिम्मेवार मानता हूं। और साथ ही मैं निवेदन उनसे करना चाहूंगा कि आपका प्रभाव होता है आपके समाज में, क्योंकि आप शिक्षित हैं, आपकी आर्थिक व्यवस्था ठीक है, तो सबसे बड़ी आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपने समाज में बाबा साहब के मिशन को लाएं, अपने लोगों को जागरूक करें। समस्याएं आती हैं, आएंगी, जितनी समस्याएं बाबा साहब को अपने जीवन में है, उससे बड़ा समस्या तो किसी के जीवन में नहीं होगा। जब वो लंदन थे तो पत्र लिखकर माता रामाबाई को बताया था कि भीमाबाई को बताया था कि देखो हमारी स्थिति ठीक नहीं है, मैं जानता हूं कि तुम गांव में उपले बनाकर बच्चों का भरण पोषण कर रही हो, जीवन जीना तुम्हारे लिए भी कठिन है, पर मेरी स्थिति भी यहाँ कुछ ठीक नहीं है। मैं सुबह का खाना रात में खाता हूँ, सुबह का नाश्ता मैं दोपहर में करता हूँ और दोपहर